Assalamu alaikum. जी, I am Dr. Hira, your mentor for this FCPS 2 टोक्स प्रिपरेशन. सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सबको जिन्होंने थ्योरी क्लियर की है. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड यू पीपल डिज़र्व इट. आपने बहुत मेहनत की है. सो अपनी मेहनत को यहाँ पे नहीं रोकना और इसी एंथुजियाज़म से आपने अपना नेक्स्ट जो स्टेप है विच इज़ टोक्स उसको प्रिपेयर करना है. ठीक है. थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने FCPS 2 टोक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए. थोड़ा सा आपको लेआउट बताऊंगी ऑफ दिस कोर्स विच वी आर ऑफरिंग एंड अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी आपके साथ. ओके. सो द फर्स्ट मोस्ट थिंग इज कि पैटर्न ऑफ एग्जाम आपको पता होना चाहिए कि जो FCPS 2 का टोक्स होता है इट इज़ कंप्राइज ऑफ 30 स्टेशंस एंड हर स्टेशंस के लिए आपको 5 मिनट्स मिलते हैं एंड एंड पे 5 इंटरेक्टिव स्टेशंस होते हैं बट दे आर स्टेटिक. इट मींस के दे आर काइंड ऑफ इंटरेक्टिव बट कोई वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं बैठा होता, कोई वाइवा वगैरह नहीं चल रहा होता. इट्स जस्ट लाइक कि येस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं या सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे कोई डेफिनेशंस पूछ लेंगे या ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिसमें वो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपको उसका डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गए 5 इंटरेक्टिव बट स्टेटिक सेशंस. इसके लिए आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से करनी है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 मिनट में आपने दरिया को कूजे में बंद करना है. ओके. सो कमिंग टूवर्ड्स द डाटा अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन, तो डाटा तो बेतहाशा अवेलेबल है साइट्स पे. फर्स्ट इज फ़खर काज़मी चेकलिस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी कंपाइल की गई हैं. इट्स लाइक कि अगर आप एक सीरीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में डर होता है कि मैं ये मिस ना कर दूं, मैं वो मिस ना कर दूं, बिकॉज ऐसी कोई बुक अभी तक बनी नहीं जिसमें कोई डेफिशिएंसी हो ना. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फ़खर काज़मी चेकलिस्ट बहुत अच्छी है. अगर आप इसके थ्रू टॉपिक्स को कवर करेंगे तो आपको कम से कम ये डर नहीं होगा कि मेरा कोई टॉपिक मिस हो गया है. चेकलिस्ट को कैसे यूज करना है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी. सेकंड कम्स दैट एक बुक सीरीज अपनी मर्जी की आपने पिक करनी है. इट कुड बी ओरल रिकॉल्स, इट कुड बी शाहिद हुसैन, टैन, सिद्धू, रेड सीरीज, ऑक्सफोर्ड इमेजिंग सीरीज, येल, अल्बामा, आंट मिनी along with top 3 differentials. ठीक है. सो बेतहाशा बुक्स अवेलेबल हैं एंड सबका पैटर्न ज़रा डिफरेंट है. कुछ लोग हैं जो शॉर्ट बुक्स पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट बुक. कुछ लोग जो हैं वो डिटेल स्टडी पसंद करते हैं तो उनके लिए रैट सीरीज इज गुड. कुछ लोग जो है वो मीडियम कैटेगरी के होते हैं लाइक मी, सो आई प्रेफर ऑक्सफोर्ड इमेजिंग सीरीज. तो ये सारी बुक्स जो है इनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है हर एक बुक से, बट ऑल ऑफ देम आर गुड. बट नन ऑफ दीज बुक इज कंप्लीट. कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी सब में है. सो बजाय इसके कि आप एक इंडिविजुअल सीरीज पकड़ें और शुरू से एंड तक उसको करते रहें और बाद में आप कहें कि यार ये फलाना टॉपिक तो मेरा कवर नहीं हुआ, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए चेकलिस्ट मेथड जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगा. फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं मरियम नोट्स. बहुत अच्छे नोट्स हैं, थैंक्स टू हर. बहुत इजी वर्ड्स में कंपाइल किए गए हैं, हमारे लेवल पे आके इजी पीजी वर्डिंग यूज़ की गई है और उसका पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास एग्जाम में टोक्स का सेशन होता है. एंड फोर्थ चीज़ जो कि आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी वो है पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स को आपने रिवाइज 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 एंड री रिवाइज करते रहना है. फिर उसके बाद आता है फाइनल रिवीजन नोट्स के नाम से एक फाइल है जो कि आपको टोक्स के मेन प्रिपरेशन ग्रुप में मिल जाएगी और मैं उसको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी विद द टाइम. उसमें जो है सारे ट्रॉमा और कार्सिनोमास की स्टेजिंग दी गई है, एक ही जगह पे कंपाइल किया गया है. सो आपका बहुत टाइम बच जाता है, आपको इधर उधर से चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती. एक फाइल है जो कि कम्पैक्ट और कंपाइल की गई है based on trauma and tumor staging. Okay. Now coming towards थोड़ी सी बातें आपको बताऊं कि प्रिपरेशन 2 टाइप्स की है. फर्स्ट प्रिपरेशन मैं रिपीटर्स के लिए बताऊंगी. सेकंड में आपको बताऊंगी वो न्यू कमर्स या न्यूबीज जो कि फ्रेशर्स हैं जिनका अभी अभी थ्योरी अटेम्प्ट क्लियर हुआ है और ये उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. तो जो रिपीटर्स हैं परेशान नहीं हों. अगर आपका एक मरतबा नहीं हुआ डजंट मीन्स कि अगली बार भी नहीं होगा. अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता. जो
फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं आपको कहूँगी, चूँकि आप लोगों के पास टाइम कम होता है तो आपने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? आपने जो है एक ही वक्त में हर तरफ पाँव अड़ा नहीं लेना। और गलती क्या करते हैं हम, एक्चुअली हम बहुत बड़ी बड़ी बुक्स उठा लेते हैं शुरू में ही, और हम कहते हैं कि हमारा तो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, हम तो फ्रेश हैं, वी आर हैप्पी, वी आर इंथुजियास्टिक, तो हम इकट्ठी दो तीन सीरीज उठा लेते हैं। किसी सीनियर ने ये बताई तो वो भी कर ली, वो भी कर ली, वो भी कर ली। एंड चूँकि टाइम बहुत कम होता है तो एंड पे आप कंफ्यूज बैठे होते हैं कि पास्ट पेपर्स तो अभी किए ही नहीं थे, हम तो सिर्फ सीरीज में फंसे हुए थे। सो जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं जिनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो उनके लिए जो मस्ट टू डू चीज़ें हैं वो हैं मरियम नोट्स, वो हैं पास्ट पेपर्स, ठीक है, एंड वन इमेजिंग सीरीज ऑफ योर लाइकिंग, ठीक है। इट मे बी शाहिद हुसैन, इट मे बी टैन, इट मे बी सिद्धू, एंड पूरी की पूरी खत्म ना भी हुई तो इट्स फाइन, परेशान नहीं होना। जितना आप फेच कर सके आसानी से उतना फेच करें, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए मैं बता रही हूँ। रिपीटर्स के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों ने पास पेपर्स एंड मरियम नोट्स तो करने ही करने हैं। उसके अलावा जो एक चीज़ आपने बहुत एग्रेसिवली और अच्छे तरीके से करनी है वो है एनी वन बुक सीरीज ऑफ योर चॉइस। जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो जितना टॉपिक्स कर पाए शुरू में आसानी से उतना ही काफ़ी है, लेस इज़ मोर। बट जो रिपीटर्स हैं आप लोगों की काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होती हैं, तो आप लोगों ने एक सीरीज़ पकड़नी है और उसको रट्टा मारना है। मैं ये नहीं कहती कि आप एक ही वक्त में शाहिद हुसैन भी करें, टैन भी करें, सिद्धू भी करें, नहीं। एक बुक पढ़ें, एक कोई सीरीज पढ़ें, बट अच्छे से करें जिसको आप एंड पे रिवाइज भी कर पाएं। एंड उसके साथ साथ फाइनल रिवीजन नोट्स, ये ट्रॉमा और ट्यूमर स्टेजिंग वाली फाइल भी ज़रूर करनी है। एंड इसके साथ साथ फ़खर काज़मी चेकलिस्ट को भी लेके चलेंगे। जो रिपीटर्स हैं उन्होंने इसमें से इन सारे जो पॉइंट्स आपको मेंशन है उसमें से कुछ भी नहीं मिस करना। एंड जो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो मस्ट टू डू चीज़ें हैं वो है मरियम नोट्स, पास्ट पेपर्स एंड फाइनल रिवीजन नोट्स को भी आप डाल दें, along with one book series of your choice, depending on how much time is available to you and depending on how much topics you can cover. ओके, सो माय एक्सपीरियंस तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं मेरी बारी में क्या हुआ था कि मैंने जो सीनियर्स की गाइडेंस से पिक किया वो मैंने गलत पिक किया। मुझे कुछ सीनियर्स ने बताया कि जो है आप रेड सीरीज कर लें, कुछ सीनियर्स ने बताया कि आप ऑक्सफोर्ड इमेजिंग कर लें, तो मैंने जो है वो अ, इकट्ठे ही दो तीन सीरीज स्टार्ट कर ली थी एंड आई गॉट सुपर कंफ्यूज्ड। तो ऐसा नहीं करना। जब मैंने क्या किया कि मैंने टोक्स के वक्त रेड सीरीज की थी, शाहिद हुसैन की थी और आंट मिनी की थी। एंड जब मेरी वाइवा की बारी आई तो वाइवा के लिए मुझे सीनियर्स ने और बुक्स रिकमेंड की। तो तब मुझे पता चला कि अगर मैं एक ही सीरीज चुनती शुरू से एंड तक, अगर मैं एक ही सीरीज टोक में भी करती तो जब मैं वाइवा में आती तो मैं उस चीज़ को रिवाइज कर लेती। ये तो मैंने क्या किया कि मैंने टोक्स में अलग इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, मैंने तो कानों को उल्टा हाथ लगा लिया, अब मैं कोई और किताबें पढ़ रही हूँ। सो मतलब ये कोई अक्लमंदी नहीं है। आप लोगों ने जब अपनी तैयारी करनी है तो आप लोगों ने अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि आपने एक सीरीज उठानी है और उसको अच्छे से करना है। वही सीरीज आप अपने टोक्स में भी यूज करेंगे और वही सीरीज आप अपने वाइवा में भी यूज करेंगे। गलती क्या करते हैं, हम टॉक्स के लिए अलग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वाइवा के लिए अलग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। डिफरेंट कुछ नहीं होता, सिर्फ फर्क क्या है कि टॉक्स में आपको एक जो टॉपिक है उसको टेबुलर फॉर्म में थ्रू एंड थ्रू लेके चलना है, उसको अच्छे से आपको सारे पिक पॉइंट्स आने चाहिए। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको 5 जो हमारी होती है ना सब हेडिंग्स में कवर कर करके पढ़ना है। लाइक आपको आप इंटरसेप्शन का टॉपिक कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्टडी परफॉर्म हुई है, इसमें फाइंडिंग्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, डिफरेंशियल क्या है एंड फर्दर मैनेजमेंट। आपने इस तरह इस मेथडोलॉजी पे करते हुए सारे टॉपिक्स को कवर करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और टेबुलर फॉर्म में ये लिख देना है। ये आ गया आपका टॉक्स। वाइवा में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, वाइवा में कुछ डिफरेंट नहीं होता। वाइवा में सिर्फ ये होता है, एक तो आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी होती है और दूसरा आपने अपनी आई को ट्यून कर लेना होता है विद द इमेजिंग फिल्म्स, ठीक है। सो इतना भुआ बनाने की जरूरत नहीं। इट्स नॉट लाइक कि टॉक्स इज वन वे एंड वाइवा इज द अदर वे। आपने इकट्ठे ही तैयारी करनी है जब भी करनी है। दिस इज माई रिकमेंडेशन टू यू। सो फर्स्ट होगी ये बात। सेकंड जो है मैं आपको ये बताऊं कि मैंने क्या किया था। मैंने मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि मैं जितनी भी बुक्स कर रही हूँ मुझे कोई ना कोई टॉपिक्स वहाँ पे डेफिशिएंट लग रहे थे। तो व्हाट आई डिड, मैंने फ़खर काज़मी चेक लिस्ट स्टार्ट की थी। मैंने रोज़ाना के 5 टॉपिक्स किए थे, 5 टॉपिक्स करती गई और उसको मैंने कंपेंसेट किया विद ऑक्सफोर्ड इमेजिंग सीरीज़।
यस, मैं अगर आपको वन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैंने ऑक्सफोर्ड इमेजिंग सीरीज़ को चूज़ किया था। ये बुक मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़रा कम्पैक्ट तरीके से बताई गई है और इसका पैटर्न बिल्कुल ऐसा है जैसे टोक्स के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, लाइक स्टडी डिफरेंशियल्स, फाइंडिंग, डायग्नोसिस। उसका जो पार्ट है टीचिंग पॉइंट्स वो आप फॉर द टाइमिंग स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपकी इतनी पैथोफिजियोलॉजी अच्छी हो चुकी होगी, आई एम वेरी श्योर इस स्टेज तक, सो आप वो स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ये सीरीज़ की और अच्छे से की एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी सीरीज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ मैंने मरियम नोट्स किए थे, मैंने पास्ट पेपर्स एंड फाइनल रिवीजन नोट्स किए थे और अच्छे किए थे। मैंने इकट्ठी 5-6 सीरीज़ नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब मुझे अक्ल आ गई थी तो मैंने स्टार्ट नहीं की। सो दिस इज़ व्हाट वर्क्ड फॉर मी, यू डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। अब मैं आपको और चीज़ें बताऊँ कि आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों ने अपने टॉक्स को कैसे फेच करना है, इसके लिए कैसे अपने आप को स्मार्ट स्टडी की तरफ लाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अब जब से ये सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद से आपने जो भी स्टडी करनी है, आपने जो भी कोई टॉपिक उठाना है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने वन सिस्टम एट अ टाइम उठाना है, उसको कवर करना है फुली एंड फिर नेक्स्ट सिस्टम पे या नेक्स्ट यूनिट पे मूव करना है। एक ही साथ इकट्ठे 2-2 3-3 यूनिट्स को स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपका माइंड जो है वो एक ही जगह पे फोकस कर सके। सेकेंडली आपने आज के बाद जो भी टॉपिक करना है, स्टडी करना है, आपने उसको सिस्टमैटिक तरीके से या हर टॉपिक को मैं कहूँगी एज अ सेपरेट केस लेके चलना है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है आपने अपने माइंड में ये सोचना है कि ये तो एग्जाम केस है, तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है कि ओके स्टडी कौन सी है, इसमें फाइंडिंग्स कौन सी है, डायग्नोसिस अगर आई इसके बारे में तो मैंने क्या लिखना है, डिफरेंसेस क्या है एंड फर्दर मैनेजमेंट क्या है। ये अपने पास ना किसी भी बुक सीरीज को जब आप शुरू करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाना शुरू कर दें। ट्रस्ट में बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी बजाय इसके कि आप एग्जाम में बैठ के उस चीज़ को फिर डिवाइड कर रहे हो। सो ट्राई टू सी ईच इंडिविजुअल केस ऑन ऑल मोडेलिटीज। अगर कोई इंटरसेप्शन का केस है तो उसे आप अल्ट्रासाउंड पे भी देखें, उसे आप सीटी पे भी देखें, एक्सरे भी देखें। हर मोडेलिटी पे सारी पैथोलॉजीज को कवर करने की कोशिश करें। सीपीएसपी क्या करता है, सीपीएसपी हमारी इस चीज़ को जज करता है कि फॉर एग्जांपल एक केस है जो हम सीटी पे देखने के आदी हैं और हमें पता है हमारी आईज ट्यून हो चुकी है, हमें वो वही केस उठा के एमआरआई पे दिखा देंगे तो हमने तो कंफ्यूज हो जाना है कि भैया ये तो केस देखा ही नहीं था। हालांकि हमने वो केस देखा होता है बट हमारी आईज उस मोडालिटी पे ट्यून नहीं हुई होती। सो रेडियोपीडिया जो है भरा हुआ है विद फ्री इमेजेस, आप उसको यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने आपको बताया कि प्रिपेयर ईच टॉपिक एज अ सेपरेट केस, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मेन ग्लिचेस जो आते हैं वो आते हैं इन राइटिंग द फाइंडिंग्स एंड मैनेजमेंट। आप स्टडी भी डिटेक्ट कर लेंगे, आप कहीं ना कहीं डायग्नोसिस भी आपके माइंड में बन जाएगा, आप डिफरेंशियल्स भी बना लेंगे। फंसेंगे कहाँ, आप फंसेंगे फाइंडिंग्स पे और आप फंसेंगे मैनेजमेंट पे। अब इन दोनों चीज़ों का हल क्या है या इन दोनों चीज़ों को स्मार्टली कैसे हैंडल किया जाए। सो फाइंडिंग्स जो है, यू मस्ट नीड टू मेंशन द की पैथोगनोमिक फीचर्स या बज़वर्ड्स एज इट इज एज मेंशन ऑन रेडियोपीडिया या योर टेक्स्ट बुक्स। ये जो ओल्ड स्कूल हमारे सीपीएसपी के सीनियर्स हैं, दे वांट टू हियर दोज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पेजेट्स डिजीज का एक ऑस्टियोलिटिक फेज होता है जिसमें लॉन्ग बोन्स में ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस या फ्लेम शेप्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है। अगर पेजेट डिजीज का कोई केस आता है और इस तरह की इमेज दी हुई है तो जब तक आप यही वर्ड्स नहीं लिखेंगे ना कि ब्लेड ऑफ ग्रास अपीयरेंस, तो तसल्ली नहीं होने वाली। ट्रस्ट में। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल अकॉन्ड्रोप्लेजिया में बुलेट शेप्ड वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं। आप बेशक लिख दें डिफॉर्म्ड वर्टिब्रास फलाना फलाना, पर जब तक बुलेट शेप नहीं लिखेंगे ना तो उनकी रूहों को सुकून नहीं मिलने वाला। सो ये जो पैथोगनोमिक चीज़ें जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ये वक्त आ गया है कि आपने वही चीज़ें वो रट्टा मार के उनको ऐसे के ऐसे ही लिखना है, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। Another point, penicillin cup appearance is pathognomic feature of psoriatic arthritis. So बजाय इसके कि आप इधर उधर की कहानियां लिखते रहें लंबी लंबी, ये वो नहीं, जो पैथोगनोमिक फीचर्स हैं वो लिखेंगे तो ट्रस्ट में आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको मार्क्स भी मिलेंगे। सो हिस्ट्री ये कि टेबुलर फॉर्म में समराइज्ड पॉइंट आपने लिखने हैं फाइंडिंग्स में, कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी, इज दैट वाज द दिस द अदर देन, नहीं ये चीजें नहीं। टेबुलर फॉर्म में 5 पॉइंट्स टू द पॉइंट, जैसे कि आपने अपने आईएमएम टॉक्स में किया था, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, उसके बाद जो है
नेक्स्ट आपको बताया कि जो नेक्स्ट मुश्किल चीज़ है वो होती है फर्दर मैनेजमेंट या नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन। सो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी हेल्प ली फ्रॉम द सीनियर्स। कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने अपने वीडियो लेक्चर्स भी दिए गाइडेंस रिलेटेड, और उनमें से एक सीनियर थी, थैंक्स टू हर, उन्होंने मेंशन किया कि शी कैटेगराइज द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी एंड शी मेड अ जनरल मैनेजमेंट प्लान। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई टॉपिक स्टडी कर रहे होंगे आज के बाद, आपने उसको अपने माइंड में एक मैप सा बनाना है और उसको डिवाइड कर देना है कि आया जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ ये कोई फ्रैक्चर है, आया दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अ ट्यूमर, इट इज़ अ कंजेनिटल एनोमली, इट इज़ अ स्केलेटल डिस्प्लेसिया। समझ आ रही है ना? आपने अपने माइंड में ही ऐसे टॉपिक को कैटेगराइज कर लेना है, और हर टॉपिक के लिए आपने जनरल मैनेजमेंट प्लान कर लेना है। जैसे जैसे विद टाइम्स या विद अटेम्प्ट्स क्या होता है कि आपका नॉलेज पक्का हो जाता है, आप स्विफ्ट हो जाते हैं, तो आपको इंडिविजुअल मैनेजमेंट हर चीज़ की आ रही होती है। बट फॉर द टाइमिंग, जब तक आपका वो स्टेज रीच नहीं हुआ कि आप इतने स्विफ्ट नहीं हुए और आपका भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप न्यूबीज हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्लान्स जो है वो अपने लिए नोट्स बनाएं और उसको रट्टा मार लें। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, एंड ट्रस्ट मी मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ें होती हैं जो आंसर्स होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द सीनियर टोल्ड कि उन्होंने कैटेगराइज किया चीज़ों को ट्यूमर में, ट्रॉमा में, फ्रैक्चर्स में, इस्कीमिक लंग डिजीजेज में, हाइपर सेंसिटिविटी में एंड मेटाबॉलिक डिजीजेज में। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एक केस है आपके पास ट्यूमर, तो ट्यूमर का केस अगर आया तो उसकी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस या नेक्स्ट मैनेजमेंट्स आपको पता है, ऑफ कोर्स आप हिस्टोपैथोलॉजी कराएंगे, आप स्टेजिंग वर्कअप कराएंगे, अगर तो वो मेलिग्नेंट लीजन्स हैं आप कीमो कराएंगे, आप रेडियोथेरेपी कराएंगे। ठीक है? ये आ गया मेलिग्नेंट लीजन्स के लिए। अगर तो कोई लीजन है जो आपको बिनाइन लग रहा है तो उसमें आप स्टेजिंग वर्कअप नहीं कराते होते। इसी तरह ट्रॉमा का कोई केस है तो आपने देखना है कि कोई विसरल इंजरी अगर है तो उसकी स्टेजिंग क्या है, कोई सूडो एन्यूरिज्म, ये एक्टिव एक्स्ट्राविजेशन तो नहीं हो रही, या कोई एसोसिएटेड इंजरीज तो साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने सुना है कि जब जब स्प्लीन की इंजरी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इप्सिलेटरल रिब्स फ्रैक्चर ना हो। ठीक है? तो स्प्लिनिक रप्चर या स्प्लिनिक लेसरेशन का केस आया, आपने साथ ही जो है इन्वेस्टिगेशंस दे देनी है कि आपको एक्सरे कराना है ताकि आप देख लें कि इप्सिलेटरल रिब इंजरीज तो नहीं हुई। इसी तरह अगर फ्रैक्चर्स का केस आए तो फ्रैक्चर के केस में आप क्या करेंगे? जनरली खुद आप अपने दिमाग से पूछें कि अगर आपकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो क्या करना है। ऑफ कोर्स आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, आप पेन किलर्स देंगे, आप इमोबिलाइज करेंगे, आप पेशेंट को प्रोसीड करेंगे विद नेक्स्ट मोडालिटी, अगर पहले उसका एक्सरे हुआ है फिर आपने सीटी कराना है एंड फिर एमआर एंड सो ऑन। स्कीमिक लंग डिजीज का के अगर पेशेंट्स आते हैं तो आपको पता है स्कीमिक लंग डिजीज में आर्किटेक्चर लंग का बिल्कुल लॉस हुआ होता है, तो आपने क्या क्या कराना है? आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने हैं, आप स्टीरॉइड्स देंगे, आप बायोप्सी करेंगे, एंड एंड स्टेज पे ट्रांसप्लांट होता है। मतलब दीज थिंग्स आर नोन इररिस्पेक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का केस आया है तो आप ऑफ कोर्स स्टीरॉयड ही उसकी ट्रीटमेंट है, और क्या कर सकते हैं आप? मेटाबॉलिक डिजीजेस के अगर आपके पास पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल रिकेट डिजीज हो गया, स्कर्वी हो गया, या पैराथायराइड एडिनोमा वगैरह इस तरह के केसेस आ गए, या हाइपर पैराथायराइडिज्म, तो आपने क्या करना है? आपने वही वही जिन जिन चीज़ों के मसले हैं उन उनके लेवल्स कराते जाएं। फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स के केस में आप विटामिन डी लेवल्स कराएंगे, स्कर्वी के केस में आप विटामिन सी लेवल्स कराएंगे, पैराथायराइड एडिनोमा वगैरह या ब्राउन ट्यूमर के केस में आप पीटीएच कराएंगे। सो इतना तो मतलब हमें नॉलेज पता है, बट हम उसको एक कंपाइल नहीं कर पाते। सो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नो, आई नो दैट, इवन दो कि मुझे 100% बिल्कुल मैं पिक पॉइंट नहीं कर पा रहा, बजाय इसके कि मैं कुछ भी ना लिखूं, कुछ तो मैं लिख के ही आऊंगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अदर देन फॉर एग्जांपल एक कंजेनिटल एनोमली आती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कंजेनिटल एनोमली है तो उसके साथ कोई एसोसिएटेड सिंड्रोम ना हो। आपने वर्कअप कराना है एसोसिएटेड सिंड्रोम्स के लिए। ठीक है? ये कुछ लाइंस हैं जो आपने रट्टा मारनी है, इसलिए मैंने इनको रेड में मेंशन किया है। स्केलेटल डिस्प्लेजिया का केस है तो आपने अपने माइंड में इसको डिवाइड कर लेना है कि आया ये माइल्ड केस है, ये मॉडरेट केस है, ये सवेयर केस है। माइल्ड केसेस में क्या होता है कि आपने देखना है कि जो लॉन्ग बोन्स है उनकी शॉर्टनिंग हुई हुई है, या बहुत लंबी हुई हुई है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं? कंजेनिटल एनोमली ना, आपने फॉलोअप करनी है और फिजियोथेरेपी करनी है, आप तो उसके साइज को तो चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मॉडरेट कोई स्केलेटल डिस्प्लेजिया है तो मॉडरेट स्केलेटल डिस्प्लेजिया में क्या होता है, क्योंकि जो बोन्स हैं उनकी विथ वगैरह में और हाइट वगैरह में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आती है, और
आपने क्या करना है, और वो आसपास की चीज़ों पे प्रेशर डाल रही थी, तो आपने फिजियोथेरेपी एडवाइस करनी है और रेफर टू ऑर्थोपेडिक्स। फिर आ गया सवेर। सवेर स्केलेटल डिस्प्लेजिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल वर्टेब्रल कॉलम का सवेर डिस्प्लेजिया है तो ये स्पाइन का, तो उसमें आपने न्यूरोलॉजिकल या चेस्ट सिम्टम्स को वो करना है, एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल कोई वर्टेब्रल बॉडी है जो कि एबनॉर्मली शेप्ड है या साइज से बड़ी है या फ्यूज है, तो आपने देखना है कि उसके नीचे से जो नर्व्स गुजर रही हैं आया वो तो कंप्रेस नहीं हो रही। या इसी तरह आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल पेक्टस एक्सकवेटम या पेरिनेटम के केसेस में कि वो लंग की कैपेसिटीज को वो कितना जो है खराब कर रहे हैं। सो इस तरह जो है आपने एक चीज को पकड़ के खुद उसका माइंड मैपिंग करनी है और देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये था एक जनरल आइडिया जो कि मैंने आपको दिया। सो नाउ कमिंग टू वर्ड्स के हम क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, इस कोर्स में आपको क्या ऑफर होगा। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, वी विल स्टार्ट विद द पास्ट पेपर्स फर्स्ट। यस, यू आर राइट, क्योंकि टाइम जो है वो थोड़ा कम होता है। आप जो भले मर्जी करते रहें, यूनिट्स करते रहें, बट अगर पास्ट पेपर्स नहीं हुए होते हैं ना, तो ये ह्यूमन नेचर है कि हम बौखला जाते हैं कि भाई ये तो हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं, पास्ट पेपर तो किए नहीं। हम पास्ट पेपर्स करेंगे और साथ साथ पास्ट पेपर में जो जो टॉपिक्स मेंशन होंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम उसे जो है किसी एक सीरीज से बहुत अच्छे से लेके इसी तरह उसे टेबुलर फॉर्म में एज अ कंप्लीट एंड सेपरेट केस करके चलते जाएं, जैसे कि टोक्स के एग्जाम में होता है। सो ये थोड़ी सी गाइडेंस थी, बाकी इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू यू। आप भी मेहनत करें, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी, एंड विल डू ग्रेट इंशाल्लाह।